मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के लिए फर्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स का सारा फार्मूला कलेक्शन लेकर आए हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल फार्मूला कलेक्शन। इसमें पूरे ऑप्टिक्स चैप्टर का आपको सारा फार्मूला इसमें मिल जाएगा। फर्स्ट फार्मूला है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, जहाँ u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ है। और मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला है m = hi/ho - v/u f/f - u f - v/f। अब देखिए यहाँ पर मिरर फार्मूला में प्लस है, लेकिन यहाँ पर मैग्निफिकेशन का जो ये तीन फार्मूला है तीनों में माइनस है। ठीक है। फॉर रियल इमेज के लिए m निगेटिव होता है, यानी मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, जबकि वर्चुअल इमेज के लिए m पॉजिटिव होता है। सेकेंड है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u बराबर 1/f। और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का 4 फार्मूला होगा। जैसे मिरर के लिए 4 फार्मूला, वैसे लेंस के लिए भी m बराबर hi/ho v/u f/f + u f - v/f। यहाँ पर देखिए मिरर और लेंस में दो फार्मूला, मैग्निफिकेशन का 4 फार्मूला है, जिसमें से 2 सेम है। hi/ho यहाँ भी है, hi/ho इसमें भी है, उसमें भी लास्ट वाला देखिए f - v/f, इसमें भी है f - v/f। बाकी इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। तो लेंस फार्मूला में यहाँ पर जो लेंस फार्मूला है उसमें माइनस हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैग्निफिकेशन का ये जो 2 फार्मूला है इसमें आप प्लस साइन यूज़ करेंगे। और मिरर में प्लस यूज़ करते हैं मिरर फार्मूला में, इसलिए यहाँ पर दोनों में माइनस साइन यूज़ होगा। थर्ड नंबर है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला एक लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 r2। तो लेंस मेकर फार्मूला हो जाएगा 1/f = μ2 - μ1/μ1 × 1/r1 - 1/r2। अगर लेंस हवा में रखा हुआ हो, इफ लेंस इज केप्ट इन एयर, देन 1/f = अगर लेंस हवा में होगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इधर भी 1 इधर भी 1, और μ2 का वैल्यू हम μ मान लेंगे। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ हो जाएगा और एयर का 1 हो जाएगा अब बाय 1। तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। लेंस के पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। अगर दो लेंस कॉन्टैक्ट में हो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f1 f2 / f1 + f2, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अगर दो लेंस कॉन्टैक्ट में हो। लेकिन अगर दो लेंस के बीच का डिस्टेंस d हो, यानी दो लेंस कुछ दूरी पर स्थित हो, वो दूरी को हम d मान रहे हैं, तो तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f1 f2 / f1 + f2 - d। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2 अगर दो लेंस कांटेक्ट में हो। लेकिन अगर दो लेंस के बीच का डिस्टेंस d हो तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होगा P1 + P2 - d × P1 P2। इसमें याद रखिएगा पावर को हम डायोप्टर में लेंगे और ये जो d है इसको मीटर में लेना है। ये जो फार्मूला है इसमें ध्यान रखिएगा d का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा, लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये मीटर ये डायोप्टर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर डायोप्टर बचेगा, डायोप्टर में ऐड होगा डायोप्टर और माइनस भी होगा डायोप्टर, इसलिए d को हम हमेशा मीटर में लेंगे, क्योंकि मीटर और डायोप्टर मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है, कट जाता है। डायोप्टर का मतलब मीटर इन्वर्स होता है, तो मीटर इंटू डायोप्टर मतलब मीटर इंटू मीटर इन्वर्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पावर का डायोप्टर बचेगा, तो डायोप्टर माइनस डायोप्टर प्लस डायोप्टर। सिक्स नंबर है कॉचीज फार्मूला। ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म का नाम है ABC। ABC एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। यहाँ पर प्रिज्म एंगल A है,
ये लाइट है, इस लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, और यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है, दोनों के बीच एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, और म्यू क्या है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कॉची फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, यानी कि अलग अलग कलर के लिए लेमडा का वैल्यू अलग अलग होगा। 7 कलर है हमारे पास, विवियोर, VIB GYOR। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होता है, ग्लास के अंदर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रेड का होता है, इसलिए सबसे कम डेविएशन होता है रेड का। रेड का वेलोसिटी अधिक है, वेवलेंथ अधिक है, रेड कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे अधिक आएगा। अगर कोई लेंस की बात करें तो लेंस का फोकल लेंथ 7 कलर के लिए अलग अलग होगा, तो सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ रेड कलर के लिए होगा, और क्रिटिकल एंगल 7 कलर में रेड कलर के लिए ज़्यादा होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फोकल लेंथ एंड क्रिटिकल एंगल रेड के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, इधर देखिए वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए ज़्यादा होगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू उसी कलर के लिए ज़्यादा होगा जिसका वेवलेंथ कम हो। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वायलेट के लिए इसलिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए सबसे अधिक होगा। और डेविएशन डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, म्यू बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, इसलिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए अधिक है, तो वायलेट कलर का डेविएशन सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि वायलेट कलर का म्यू और डेल्टा अधिक होता है, और रेड कलर का भी लैम्डा एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ है, और क्रिटिकल एंगल ये ज़्यादा होता है। एट नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू रेले, रेले के अनुसार अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 4। और ये जो विवियोर है इसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग उसी का होगा जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा जिसका सबसे कम उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट का, और उसके बाद किसका है, ब्लू का। इंडिगो का भी मतलब ब्लू ही होता है, तो वायलेट ब्लू, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा वायलेट का, उसके बाद ब्लू का, और सबसे कम स्कैटरिंग होता है रेड का। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि 7 कलर में किस कलर का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है, तो स्कैटरिंग वायलेट का सबसे अधिक होगा। नाइन नंबर है नियर साइटेडनेस, इसको मायोपिया कहते हैं। नियर साइटेडनेस को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। कनकेव लेंस एफ का इमेज एफ डैश पे बनाता है। ये एफ फार पॉइंट है, यानी जो नॉर्मल आई होता है, जिस आई में कोई डिफेक्ट नहीं होता, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है और उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर आंख में मायोपिया हो जाए तो फार पॉइंट नियर आ जाता है, एफ डैश पे आ जाता है, और अगर आंख में फार साइटेडनेस हो जाए, दूर दृष्टि हो दोष हो जाए, तो नियर पॉइंट फार चला जाता है। तो नियर साइटेडनेस में क्या नियर होता है, फार पॉइंट नियर चला आता है, और फार साइटेडनेस में नियर पॉइंट फार चला जाता है। जैसे अगर आपका आंख ठीक है तो आपका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आपके आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाए तो आपका नियर पॉइंट 25 से खिसक के 30-40 कहीं भी जा सकता है। तो मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, और कनकेव लेंस एफ का इमेज एफ डैश पे बनाता है, जबकि फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, यह एन का इमेज एन डैश पे बनाता है। प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष, यह बुढ़ापे में होता है, जिसमें दोनों दोष होता है, ना तो निकट का दिखता है ना दूर का दिखता है, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों कॉम्बिनेशन है। तो इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें कनकेव लेंस भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, और आस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता, इसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का लीनियर हाइट है h, और यह आंख से u डिस्टेंस पर है। यह ऑब्जेक्ट
आंख पर थीटा ओ एंगल बना रहा है, तो किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए एंगल को एंगुलर हाइट कहते हैं। तो एंगुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थीटा ओ, इसका फॉर्मूला होता है h बाई मॉड यू। मॉड यू इसीलिए लेते हैं क्योंकि u का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर सामने है, इस आंख के इधर है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये निगेटिव डिस्टेंस हुआ, और आंख के उधर होता तो पॉजिटिव लेते। तो u निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, चूंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होगा h बाई मॉड यू। यहाँ थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से जब कम हो तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर मॉड यू रख रहे हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो किसी वस्तु का एंगुलर हाइट होता है उसका लीनियर हाइट h बाय मॉड यू, जबकि मैक्सिमम एंगुलर हाइट क्या होता है, थीटा एमओ। थीटा एमओ का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम एंगुलर हाइट तब होता है जब वह आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, और d का मतलब कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। d का मतलब कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी अगर कोई वस्तु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो वह आंख पर मैक्सिमम कोण बनाता है, उससे कम करिएगा तो फिर वस्तु दिखेगा नहीं। इसीलिए मैक्सिमम एंगुलर हाइट थीटा एमओ का फॉर्मूला होगा h बाई डी। डी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें मॉड नहीं लगेगा। तो थीटा ओ का फॉर्मूला हो गया h बाई मॉड यू, और थीटा एमओ का फॉर्मूला हो गया h बाई डी। u मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट d इज ऑलवेज पॉजिटिव। u पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए मॉड u लगाया गया, जबकि d हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस यहाँ f है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। ये d है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, जो कि फोकल लेंथ से बड़ा है, यानी फोकल लेंथ 25 से कम होगा। मान लो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और ये इन्फिनिटी है, ठीक है। ये फोकस के अंदर एक पॉइंट है x, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, df बाई डी प्लस एफ, इतने डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को आप x पे रखिएगा तो इसका इमेज d पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम x पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, d पर। यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू df बाई डी प्लस एफ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस df बाई डी प्लस एफ होगा। माइनस में इसलिए लिखे हैं क्योंकि सामने है, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो इमेज कहाँ बनेगा, d पर, यानी इमेज डिस्टेंस माइनस d होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर u का वैल्यू माइनस एफ होगा तो v का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। इस चीज़ को याद रखना, x का इमेज d पे, f का इमेज इन्फिनिटी पे। x और f के बीच में रहेगा तो d और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। मैग्नीफाइंग पावर को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता, जिसको हम कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप के लिए, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है थीटा आई बाई थीटा एम ओ, जबकि टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है थीटा आई बाई थीटा ओ। यहाँ पर एंगुलर हाइट ऑफ इमेज बाय मैक्सिमम एंगुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, जबकि टेलीस्कोप में एंगुलर हाइट ऑफ इमेज बटे एंगुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऐसे आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसीलिए इसमें एंगुलर हाइट ऑफ इमेज बाय एंगुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया जाता है। माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप m से स्टार्ट हो रहा है तो याद रखिएगा इसमें m लेंगे, मैक्सिमम एंगुलर हाइट। टेलीस्कोप में सीधा एंगुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे। थर्टीन नंबर देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला है d बाई मॉड यू, ठीक है। अगर आपका इमेज, इसमें तो एक ही इमेज बनता है,
चूंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर आपका फाइनल इमेज कहें या सीधा इमेज कहें इन्फिनिटी पर बनता है, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा d/f, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू फोकस के बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर। अभी मैंने दिखाया था कि जब ऑब्जेक्ट को आप f पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे, तो u का वैल्यू -f डालोगे तो -f का मॉड +f होगा, तो d/f होगा। लेकिन अगर फाइनल इमेज को d पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट को x पे रखना होगा। x का मतलब क्या होता है, df/d+f। तो यहाँ u के जगह आप df/d+f रख के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 + d/f। तो ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला। और ये दोनों स्पेशल केस है कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बने और जब इमेज डी पे बने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला होता है MO × ME, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो MO ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन होगा VO/UO। अभी आपको पढ़ाया था मैग्निफिकेशन का 4 फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, HI/HO, V/U, F/F+U, F-V/F। तो यहाँ पर VO/UO ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हुआ। और आईपीस का मैग्निफिकेशन होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा, क्योंकि आईपीस जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े होंगे तो वहाँ पर पढ़े होंगे कि आईपीस का बिहेवियर बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर d/mod u होता है, तो यहाँ पर d/mod UE देंगे, E मतलब आईपीस। तो यहाँ पर 2 केस होगा, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो UE का वैल्यू -FE होगा, तो यहाँ हो जाएगा VO/UO d/FA। अगर फाइनल इमेज D पे बनेगा तो UE का वैल्यू -dFE/d+FE होगा, तो dd कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो VO/UO 1 + d/FE होगा। अब देखिए ट्यूब लेंथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला होता है VO + mod UE। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो ट्यूब लेंथ नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला होता है VO + mod UE। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो UE का वैल्यू -FE डालोगे तो VO + FE होगा। अगर फाइनल इमेज D पे बनेगा तो UE का वैल्यू dFE/d+FE होगा, तो VO + dFE/d+FE हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला होता है VO + mod UE। चूँकि VO का वैल्यू UE से बहुत बड़ा है इसलिए इसको लगभग VO मान सकते हैं, और UO का वैल्यू लगभग FO के बराबर होता है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो पहला वाला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव, उसके फोकस के जस्ट बाहर रखते हैं। तो वहाँ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव के लिए यानी UO, उसका वैल्यू लगभग FO के बराबर हो। तो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, VO/UO × d/mod UE। अब क्या लिखेंगे, VO के जगह हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब L, UO के जगह लिख सकते हैं FO, तो L/FO × d/mod UE। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब का लेंथ बढ़ाया जाए तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाया जाए तो मैग्नीफाइंग पावर घटेगा। तो ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल यही फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। ये जो अभी आपने जनरल फार्मूला पढ़ा ये वाला यही फार्मूला है, केवल VO को लेंथ ऑफ ट्यूब मानना है और UO को FO मानना है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरबीन, मैग्नीफाइंग पावर का ये जनरल फार्मूला है और ये दोनों स्पेशल फार्मूला है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने और जब फाइनल इमेज D पर बने। ट्यूब लेंथ का फार्मूला होता है FO + mod UE। इसका भी 2 केस है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो UE के जगह FE डालेंगे, और फाइनल इमेज D पर बनेगा तो हो जाएगा FO + dFE/d+FE। तो ये तो रे ऑप्टिक्स का सारा फार्मूला हो गया। चलिए वेव ऑप्टिक्स में, जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव। किसी वेव का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y = a sin ωt + phi, और वेव का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है y = a sin ωt। ध्यान से देखिए, ये a को कहते हैं एम्पलीट्यूड, हिंदी में आयाम कहते हैं। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
फाई को कहते हैं इनिशियल फेज यानी आरंभिक कला। ओमेगा टी प्लस फाई को कहते हैं फेज एट टाइम टी। तो यहाँ पर जो ये वाला वेव है इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, इनिशियल फेज है फाई, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका इनिशियल फेज 0 है क्योंकि टी का वैल्यू अगर 0 डाल दें तो इनिशियल फेज का वैल्यू मिल जाएगा। तो टी का वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो इनिशियल फेज फाई है, यहाँ 0 डालोगे तो 0 होगा, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वेव का उसका इनिशियल फेज 0 होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 3 फार्मूला, थीटा बाई टी, 2π/t, 2πf, और लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t, t बराबर 1/f। फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, किसी तरंग का जो तीव्रता होता है इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है k इंटू ए स्क्वायर, जहाँ a एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो 2 का स्क्वायर, इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगा। किसी वेव का एम्पलीट्यूड 3 गुना बढ़ाइएगा तो इंटेंसिटी 9 गुना बढ़ेगा। इवन नंबर का जनरल टर्म है 2n, जितना भी इवन नंबर है, इवन नंबर हम बोलते हैं, सुनिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इवन नंबर का जनरल टर्म है 2n, जहाँ n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होगा। n का वैल्यू आप 0 डालो, पहला नंबर 0 आएगा, 1 डालो, पहला नंबर 2 आएगा, 2 डालो, फिर 4 आएगा। तो इस तरह सारा इवन नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ऑड नंबर का जनरल टर्म होता है 2n-1 और 2n+1, ये दोनों हो सकता है। 2n-1 को भी ऑड नंबर कहते हैं और 2n+1 को भी इवन नंबर कहते हैं। चूंकि 2n इवन नंबर है तो 2n में 1 घटाओगे या 1 जोड़ोगे तो ऑड मिल जाएगा, जहां n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 और इसमें 0, 1, 2, 3, ये याद रखिएगा। सुपरपोजिशन इन द सेम फेज, दो तरंग सेम फेज में यानी समान कला में सुपरपोज करेगा यानी अध्यारोपित होगा, यानी 2 वेव सेम फेज में सुपरपोजिशन करेगा अगर दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स इवन λ/2 हो और फेज डिफरेंस इवन पाई हो। आपको पता है पाई का मतलब आधा वेव होता है, आधा वेव का मतलब डिस्टेंस के हिसाब से λ/2 होगा और फेज के हिसाब से पाई होगा। याद होगा, आधा वेव जो होता है हाफ वेव वो फेज के हिसाब से पाई होता है और डिस्टेंस के हिसाब से λ/2। तो 2 वेव सेम फेज में कब सुपरपोज करेगा? जब पाथ डिफरेंस इवन λ/2 हो। तो इवन नंबर क्या क्या होगा? जैसे 0 λ/2 0, 2 λ/2 मतलब लैम्डा, 4 λ/2 का मतलब 2 लैम्डा, 6 λ/2 का मतलब 3 लैम्डा। या फेज डिफरेंस इवन पाई हो, चूँकि यहाँ इवन है तो यहाँ इवन, यहाँ λ/2 है तो यहाँ पाई बोलेंगे। इवन पाई का मतलब हो गया 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ये सब कंडीशन याद रखना है। सुपरपोजिशन इन द अपोजिट फेज, 2 वेव अपोजिट फेज में कब सुपरपोज करेगा? जब पाथ डिफरेंस ऑड λ/2 हो एंड फेज डिफरेंस ऑड पाई हो। ऑड पाई का मतलब 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कोहेरेंसी। 2 लाइट सोर्स कोहेरेंट कब होगा? 2 सोर्स ऑफ लाइट या 2 लाइट सोर्स तब कोहेरेंट होगा जब दोनों सोर्स से निकलने वाले वेव का फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम हो मतलब कलर सेम हो, क्योंकि लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब कोई भी फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों वेव का जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। यानी 2 सोर्स तब कोहेरेंट होता है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो और इनिशियल फेज डिफरेंस यानी आरंभिक कलांतर कांस्टेंट रहे, यानी टाइम के साथ चेंज ना हो। इंटरफेरेंस को व्यतिकरण कहते हैं। मान लीजिए एक वेव है जिसका इंटेंसिटी I1 है और दूसरा वेव है जिसका इंटेंसिटी I2 है। दोनों वेव एक बिंदु P पे जाके इंटरफेयर करता है और किस फेज में करता है? डेल्टा। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसके इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, जहां डेल्टा फेज डिफरेंस है दोनों वेव के बीच का। पहले वेव का इंटेंसिटी I1, दूसरे का I2 और दोनों जिस पॉइंट पे इंटरफेयर कर रहा है वहां पर फेज डिफरेंस डेल्टा है। और जो रिजल्टेंट वेव है उसके एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है। 9 नंबर, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस 2 टाइप का होता है, एक रचनात्मक, एक विनाशकारी, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। तो
अगर वेव सेम फेज में सुपरपोज करे या अगर दो तरंग समान कला में अध्यारोपित हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जब वेव सेम फेज में सुपरपोज करेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। I बराबर के इंटू ए स्क्वायर, ए मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम, ए मिनिमम तो आई मिनिमम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस इंटरफेरेंस को कहते हैं जिसमें रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी या रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। इसके लिए वेव सेम फेज में इंटरफेयर करना चाहिए, यानी दोनों तरंग के बीच का फेज डिफरेंस इवन पाई हो या पाथ डिफरेंस इवन λ/2 हो, अर्थात कॉस डेल्टा का वैल्यू 1 हो। तो जब आप कॉस डेल्टा का वैल्यू 1 यहाँ पर डालोगे तो इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और 1 यहाँ पर डालोगे तो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू होता है a1 प्लस a2। इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू दो फार्मूला होता है, एक होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और एक होता है k इंटू ए मैक्स स्क्वायर। k इंटू ए मैक्स का वैल्यू डालिए a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, यानी आई मैक्स का दो फार्मूला, एक ये वाला और एक ये वाला, जबकि ए मैक्स का एक ही फार्मूला होता है a1 प्लस a2। नेक्स्ट देखिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए वेव शुड इंटरफेयर इन अपोजिट फेज, दोनों तरंग को उल्टा फेज में मिलना चाहिए। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, डेल्टा ऑड पाई होना चाहिए, तभी अपोजिट फेज में इंटरफेयर करेगा। या पाथ डिफरेंस ऑड λ/2 होना चाहिए, यानी कॉस डेल्टा -1 होना चाहिए। अब कॉस डेल्टा का वैल्यू -1 डालिएगा तो एम्पलीट्यूड का मिनिमम वैल्यू होगा a1 माइनस a2 और इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू होगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर या k इंटू ए मिनिमम स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है Imax बाय Imin। Imax बाय Imin इसका दो फार्मूला है, क्योंकि Imax का दो फार्मूला है, एक है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, एक है k इंटू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। तो Imax और Imin इसका जो रेशियो होगा, इसका एक फार्मूला ये है, एक ये है, आप ऊपर से चेक कर लीजिएगा। उसी प्रकार I1 और I2 इसका जो रेशियो होगा, इसका दो फार्मूला है, एक है a1 बाई a2 का स्क्वायर और एक है √Imax प्लस √Imin बाई √Imax माइनस √Imin का होल स्क्वायर। ये सब हमने पढ़ाया हुआ है, एक जगह फार्मूला आ गया। अब सारे फार्मूला को आप लोग एक जगह लिख लेना अच्छे से, ताकि आपका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव, खास करके ऑब्जेक्टिव में ये सारा फार्मूला काम देगा। अब आ गया आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSE का मतलब होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आपका यंग्स डबल स्लिट है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। ये पॉइंट P है जहां पर दोनों वेव इंटरफेयर कर रहा है। पॉइंट P का डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट O से y है और ये सोर्स है, ये S का मतलब सोर्स। यहाँ पर S1 S2 स्लिट जो है वही कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करता है। फ्रिंज विड्थ, इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पर फ्रिंज बनता है, ठीक है, सारे फ्रिंज की चौड़ाई सेम होती है। इंटरफेरेंस में सारे फ्रिंज की चौड़ाई सेम होती है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू λ/d/d, यानी रेड कलर के लिए फ्रिंज विड्थ सबसे अधिक आएगा, रेड कलर के लिए फ्रिंज की चौड़ाई सबसे अधिक होगा, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, जो nवां ब्राइट फ्रिंज होगा वो सेंट्रल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा, yn। इसका फॉर्मूला है इवन बीटा बाई 2। इवन नंबर किसको कहते हैं, 2n को, तो 2n बीटा बाई 2 यानी n बीटा। तो यानी nवां ब्राइट फ्रिंज जो होगा, nth, हम पहला दूसरा तीसरा का बात नहीं कर रहे हैं, हम nth का बात कर रहे हैं। nth ब्राइट फ्रिंज जो होगा वो सेंट्रल पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर होगा, इवन बीटा बाई 2 यानी n बीटा। यानी पहला ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस पर होगा, n के जगह 1 डाल दो तो y1 हो जाएगा 1 बीटा। दूसरा ब्राइट फ्रिंज 2 बीटा, तीसरा ब्राइट फ्रिंज 3 बीटा। सेंट्रल फ्रिंज तो सेंटर पर ही बनता है, O पर ही बनता है, तो इसके लिए n का मान 0 रखोगे तो 0 बीटा यानी 0, यानी O पर ही बनता है सेंट्रल फ्रिंज।
पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, जो nवां डार्क फ्रिंज होगा वो सेंट्रल पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर होगा, ऑड बीटा बाई 2, यानी वो इवन बीटा बाई 2 और ये ऑड बीटा बाई 2। यहाँ पर ऑड नंबर किसको देंगे, 2n-1 को, ठीक है, बीटा बाई 2, जहाँ n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। तो पहला डार्क फ्रिंज कहाँ, क्योंकि सेंट्रल डार्क तो होता नहीं है, आप जानते हैं सेंट्रल पॉइंट O पे हमेशा ब्राइट बनता है, तो पहला डार्क कहाँ से स्टार्ट होगा, n के जगह 1 डालो, तो 1 डालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बीटा बाई 2। सेकेंड डार्क कितने पे होगा, 3 बीटा बाई 2, 2 डालोगे, 2 2 जा 4 -1 3। कोई पूछ देगा 10th डार्क कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो 10 डालोगे तो 10 2 जा 20 -1 19 बीटा बाई 2। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मैंने पढ़ाया था सिंगल स्लिट में। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, जो nth मैक्सिमा होता है उसका पोजीशन ऑड बीटा बाई 2, इसमें उल्टा होता है, मैक्सिमा में ऑड बीटा बाई 2 होता है और मिनिमा, मिनिमा का मतलब डार्क, डार्क में होता है इवन बीटा बाई 2, जबकि इंटरफेरेंस में उल्टा होता है, मैक्सिमा में इवन होता है और मिनिमा में ऑड होता है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया, तो ऑड बीटा बाई 2, लेकिन यहाँ ऑड नंबर लेंगे 2n+1 को, ठीक है। इंटरफेरेंस में ऑड नंबर हम 2n-1 को लिए थे, यहाँ 2n+1 लेंगे, बीटा बाई 2, n का वैल्यू यहाँ 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, इवन बीटा बाई 2 यानी n बीटा, पहला मिनिमा के लिए n का मान 1, दूसरा मिनिमा के लिए 2। लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस का इक्वेशन है I डैश इक्वल टू I cos स्क्वायर थीटा, जहाँ I है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट और I डैश है इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट, दोनों लाइट आपका पोलराइज्ड है। ब्रीविस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल IB, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स म्यू, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है 90 - IB, क्योंकि IB + R बराबर 90 होता है। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला का कलेक्शन हो गया, ठीक है। इस सारे फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से लिख लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज करते रहना, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कलेक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।